आशीष। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। बच्चों, आपको जैसा पता है, अवगत पहले कराया जा चुका है कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत रसायन विज्ञान विषय से संबंधित सभी लेसन्स का टॉपिक वाइज अध्ययन करने वाले हैं। मैं इस वीडियो से पहले 2 यूनिट्स की, जिसमें पहले सॉलिड स्टेट और दूसरा सॉल्यूशन की सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर देखें और उसकी सारी वीडियोस का आप लोग कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आपको अध्ययन करने में सुविधा रहेगी। इसी श्रृंखला में आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत अपना 3rd यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इस लेक्चर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करने वाला हूं। एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी पर नोट भी करते रहिए ताकि आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को यहाँ पर आसानी के साथ सुलझाया जा सके और एक सरल तरीके से आपको चैप्टर वाइज अध्ययन कराया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में। बच्चों, तीसरी यूनिट का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसको हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन भी कहते हैं। मेरी आवाज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको एक पॉइंट, एक टॉपिक आसानी से क्लियर हो सके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नाम काफी कुछ बयां कर देता है उसके बारे में। एक शब्द अगर मैं आपसे कहूं, गॉड का मैं अगर नाम लूं, तो उस गॉड के अंतर्गत आप जानते हैं सारी बातें उसके नाम में ही एक्सप्लेन हो जाती हैं। इसी तरह से बच्चों, हमारा जो टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं, इसके नाम से ही वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी जो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। किस तरह से वो सारी बातें स्पष्ट होंगी, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने इस टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आइए डिस्कस करते हैं और एक पॉइंट को आप लोग समझिए। बच्चों, अगर मैं इस शब्द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तोड़ दूं, अगर मैं इसके अलग अलग पार्ट का डिस्कस करूं, तो आप देखेंगे जो पहला पार्ट निकल करके आएगा उसको हम लोग इलेक्ट्रो बोलेंगे और जो दूसरा पार्ट अपना निकल करके आएगा इसको हम लोग केमिस्ट्री बोलेंगे। तो आप देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक टर्म इलेक्ट्रो कहलाई और दूसरा टर्म केमिस्ट्री कहलाई। फिर मैं इसके आगे का डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रो शब्द बच्चों, मैं यहाँ पर नई टर्म के रूप में इसको यूज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रो के स्थान पर मैं एक नया टर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। हिंदी में बच्चों इसको वैद्युत कहा जाता है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में भी टर्म को यूज करता रहूंगा ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी प्रकार की समस्या ना हो। दूसरी तरफ बच्चों मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। दूसरी तरफ बच्चों हमारा जो टर्म लिखा है केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, हम लोग शुरुआत के चैप्टर में चूंकि 11 में ही हम लोग पढ़ लेते हैं अबाउट केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है हमको 11 में ही बता दी जाती है। हमने आपको शुरुआत में बताया भी था कि पदार्थों का अध्ययन करने वाली शाखा को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सब्सटेंस इज नॉन एज केमिस्ट्री। हम लोग इस परिभाषा को एक तरह से और भी बता दूं, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं ताकि आपकी समझ में सारी बात आ जाए। द साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट सब्सटेंस, पदार्थों के विषय में अध्ययन करने वाली शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। और पदार्थ में भी क्या क्या चीजें यहां पर नोटिस करने वाली बात है। पदार्थ में भी क्या, तो पदार्थ में भी क्या, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। पदार्थ में स्ट्रक्चर भी होती है, पदार्थ में प्रॉपर्टीज भी होती है, कंपोजिशन भी होता है। तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। पदार्थ में 3 चीजें होती है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं CSP।
जो पहला आप सी देख रहे हैं यह रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन को, कंपोजिशन मीन्स संगठन को। दूसरा जो एस इंडिकेट लिखा हुआ है, यस इंडिकेट करता है स्ट्रक्चर को। और थर्ड टॉपिक जो लिखा हुआ प्रॉपर्टीज, यह इंडिकेट करता है गुण को। तो पदार्थ में तीन चीजें होती है, सी इंडिकेट कंपोजिशन, एस इंडिकेट स्ट्रक्चर एंड पी इंडिकेट प्रॉपर्टीज। तो द साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट सब्सटेंस इज नॉन एज केमिस्ट्री, या फिर इस तरह से कह लीजिए द साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन, पदार्थ की संरचना और पदार्थ के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, बच्चों को केमिस्ट्री कहना। फिर एक बात और बच्चों में आपको रिकॉल करा दूं, पदार्थ में केमिकल चेंजेज होते रहते हैं, पदार्थ में केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, उनकी बनावट में चेंजेस होते रहते हैं। और बनावट में, स्ट्रक्चर में चेंजेस तभी होगा जब बच्चों उनमें केमिकल चेंजेस पॉसिबल होने की संभावना होगी। अगर केमिकल चेंजेस होगा तो निश्चित रूप से बच्चों केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो टॉपिक निकल रहा है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक शब्द यूज किया है। तो इलेक्ट्रिक, चूंकि इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, तो हम लोग यहां पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह बच्चों टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी और इधर बच्चों टॉपिक रहा केमिकल एनर्जी। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी ये दोनों किस शब्द के अंतर्गत समाहित हैं? तो ये दोनों बच्चों इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शब्द के अंतर्गत समाहित है। इसके नाम में दो बातें निकल करके आई है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी और केमिकल एनर्जी भी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी एक दूसरे से क्लोजली पैकअप होकर के, मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे में रूपांतरित होकर के, एक दूसरे से संबंध स्थापित करके इस शब्द में समाहित हो गई। इस शब्द के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बच्चों यहीं से हम लोग इसकी डिफिनीशन भी बनाएंगे। किस तरह से डिफिनीशन बनाएंगे, आइए बात करते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका पार्ट है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पार्ट है, तो हम लोग परिभाषा क्या बना सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण तथा परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाते हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटरचेंज पॉसिबल हो, दोनों के बीच में रिलेशन पॉसिबल हो, तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमको आगे की बातें करने में सुविधा हो। सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। मैं इसको एक बार रफ किए देता हूं। तो अब एक बात बच्चों स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म का यूज है क्या? मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको रिकॉल करा चुका हूं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज अबाउट द इंटरचेंज बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद ईच अदर, जहां पर वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होना संभव हो, दोनों का संबंध अपने को पढ़ना हो, तो हम लोग रसायन विज्ञान की किस ब्रांच का चुनाव करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात क्लियर हो गई? आइए हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ डिफिनेशंस की। मैं यहां पर उसको लिखूंगा और आप लोग बच्चों उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। आइए बात करते हैं पहले डिफिनेशन की।
परिभाषा जो मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं देखिएगा, वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा। बच्चों मेरी आवाज को बहुत ध्यान देना ताकि आपकी सारी बातें स्पष्ट हो सके। वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन बोलते हैं। वैद्युत रसायन कहलाती है। एक बार एक डिफिनेशंस को बच्चों बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण एवं उनके मध्य संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को हम लोग विद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में सुविधा रहे। मैं तुरंत इसकी एक अन्य डिफिनेशन, क्योंकि हमको किसी भी टॉपिक के बारे में जितना अधिक से अधिक पता होगा हमको अध्ययन करने में उतनी ही सुविधा रहे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे की बात करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग आगे एक नई डिफिनेशंस की बात करते हैं। इसकी दूसरी डिफिनेशंस बच्चों क्या हो सकती है? देखिए बच्चों इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है? दूसरी डिफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। दूसरी डिफिनेशन इसकी इस तरह से हो सकती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मेरे साथ साथ एक बार आप लोग भी बोलते रहे, उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर, विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर थोड़ा इसको सुधार लीजिए, जो विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर घटित होती है। तो
तो बच्चों यह दूसरी डिफिनीशन रही। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर घटित होती है। तो जो पहली मैंने बात आपको बताई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज अबाउट द रिलेशन एंड इंटरचेंजेस बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरी बात तो मैंने बताई आपको रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर स्वतः घटित होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं एक और डिफिनेशन की बात करता हूं। एक अन्य परिभाषा की बात करता हूं। The branch of chemistry, the branch of chemistry, मेरे साथ आप लोग भी रिकॉल करते रहिए, आप लोग भी रिपीट करते रहिए ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। The branch of chemistry concerned with, बहुत ध्यान से एक बात को देखिएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्नेड विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कंसर्नेड विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे सरल डिफिनेशन बच्चों आपके लिए यह रहेगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्नेड विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे सरल डिफिनेशन रहेगी। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्नेड विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट। एक बार देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको रफ कर देते हैं और आगे की बात करते हैं। तो बच्चों ये सारी डिफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पर 3 डिफिनेशंस बताई हैं और इन 3 डिफिनेशंस के माध्यम से आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म को समझ चुके होंगे। एक छोटा सा मैं डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको और आसानी रहे बच्चों समझने में। एक तरफ मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरी तरफ बच्चों में एक टर्म यूज करता हूं केमिकल एनर्जी। एक छोटा सा इस चित्र आपको काफी मदद देने वाला है। यहां पर बच्चों में रिलेशन लिखता हूं और दूसरी तरफ बच्चों में यहां पर एक टर्म यूज करता हूं इंटरचेंज। और इस तरह से बच्चों यह एक ट्रिक बनी है। आप इस ट्रिक के माध्यम से इस टर्म को पूरा कंप्लीटली समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी दोनों के बीच में रिलेशन और इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी दोनों के बीच में इंटरचेंज। ये दोनों बातें किस शब्द के अंतर्गत समाहित हैं? तो बच्चों ये दोनों बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म के अंतर्गत समाहित है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म हमने समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है एंड केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन ध्यान देने वाली बात बच्चों यह है कि इन दोनों का चेंजेस कब पॉसिबल है। ये दोनों इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो इंटरचेंज हो रहा है, यह इंटरचेंज पॉसिबल कब है, ये बात बहुत अधिक मायने रखती है। ये कब पॉसिबल हो सकता है? तो बच्चों हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं।
रिलेशन तो समझ में आ गया, लेकिन इंटरचेंज कब होगा हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, ये चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। बच्चों ये जो मैंने अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की और उसके बाद केमिकल एनर्जी की बात की, और मैंने आपको बताया दोनों के बीच में रिलेशंस को मैंने बताया, लेकिन एक टॉपिक जो मैंने आपके लिए अलग से डिस्कस करने की बात की है इंटरचेंज। इन दोनों के बीच में इंटरचेंज कब होगा, ये सबसे अधिक मायने रखता है कि कब कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी जब इन दोनों के बीच में इंटरचेंज संभव होगा। बच्चों कॉपी पर नोट भी करते रहना, इन दोनों के बीच में का जो इंटरचेंज, जो रूपांतरण है, वह तभी पॉसिबल हो सकता है जब यह प्रोसेस एक ऐसे सिस्टम में कराई जाए, जब यह फिनोमिनन ऐसे सिस्टम में कराई जाए जो परिवेश के साथ वैद्युत संचार करने में समर्थ हो रही हो। बहुत ध्यान देना बच्चों, यह तभी पॉसिबल है जब यह प्रोसेस किसी ऐसे सिस्टम में कराई जाए, सिस्टम को हम लोग ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जब यह सिस्टम जब यह प्रोसेस ऐसे सिस्टम में कराई जाए जो परिवेश के साथ, बहुत ध्यान देना बच्चों, जो परिवेश के साथ क्या कर रहा हो, वैद्युत संचार कर रहा, वैद्युत संचार कर रहा, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में यह जो रूपांतरण है या तभी संभव है जब यह प्रोसेस ऐसे सिस्टम में संपन्न कराया जा रहा हो जिस सिस्टम में परिवेश के साथ विद्युत संचार पॉसिबल हो। अब एक बात बच्चों फिर यहां पर डिस्कस करने वाली यह है कि यह सिस्टम परिवेश के साथ विद्युत का संचार कब करेगा। दो बातें तो स्पष्ट कर चुका हूं पहले से ही, किया तभी पॉसिबल है। द इंटरचेंज बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज पॉसिबल ओनली व्हेन सिस्टम एंड, आपको ध्यान होगा परिवेश सिस्टम ऊष्मागतिकी टॉपिक के अंतर्गत आप 11 में पढ़ चुके हैं, जब सिस्टम और परिवेश के बीच में क्या होना चाहिए, विद्युत संचार होना चाहिए। ऐसा कब संभव है, इसको संभव बनाया जा सकता है। परिवेश और सिस्टम के बीच में विद्युत संचार हो सकता है। कब हो सकता है, जब बी में यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जब विद्युत चालक का बच्चों यूज किया जाए, जब विद्युत चालक का यूज किया जाएगा तब बच्चों सिस्टम और परिवेश के बीच में, सिस्टम को हम लोग तंत्र बोलते हैं, सिस्टम और परिवेश के बीच में विद्युत संचार पॉसिबल हो सकता है। कब हो सकता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का यूज करेंगे, जब हम लोग विद्युत सुचालक का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। किसी प्रकार की कोई समस्या, यहां तक जितना भी मैंने टॉपिक बताया, किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं कि यह कब पॉसिबल है, जब यह प्रोसेस ऐसे सिस्टम में कराई जाए जो परिवेश के साथ विद्युत संचार कर रही हो, और यह विद्युत संचार भी तभी पॉसिबल है जब हमारे द्वारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर का यूज किया जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे के टॉपिक पर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाए। ठीक, अब मैं इसको रफ ले लेता हूं। तो हम लोगों ने अधिकांश बातें इस चैप्टर के बारे में पढ़ ली हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक पर। बच्चों ये संपूर्ण फिनोमिनन, ये संपूर्ण घटना जिस पाठ्य के अंतर्गत, जिस सिस्टम के अंतर्गत संपन्न कराई जाती है उसको हम लोग कहते क्या है। यह एक नया टर्म यहां पर यूज होगा। जो
फिनोमेनॉन जो हम लोग आपको मैंने डिस्कस किया, ये किसके अंतर्गत संपन्न कराया जाएगा, कौन सा सिस्टम होगा, तो हम लोग उस सिस्टम की बात कर लेते हैं, उस विषय की बात कर लेते हैं। जिस सिस्टम के अंतर्गत बच्चों, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इस प्रोसेस को संपन्न कराएंगे या फिर हम लोग जिस विषय का यूज करेंगे उसको हम लोग बच्चों सेल करेंगे। अब सेल बायो से भी रिलेटेड है, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं, लेकिन यहां पर इस सेल का मतलब उस बायो की सेल से नहीं है। यहां पर सेल का मतलब जैसे हम लोगों को पता है हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, तो हम लोग उस सेल की बात करने वाले। तो मैं यहाँ पर डिफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, आप देख लीजिएगा। मैं सेल को भी लेकर के डिफाइन करता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना शुरू होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों हर वर्ष यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पुट अप, या तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पार्टिसिपेट करके आएंगे या फिर वो लॉन्ग आंसर्स के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहीं से बच्चों हम लोग एक नए टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं जिसको हम लोग सेल करते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले बच्चों में हिंदी में इस बात को रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए जिस पात्र में, क्योंकि हम लोग फिनोमेनन पढ़ चुके हैं, जिस पात्र में वैद्युत ऊर्जा मेरे साथ रिकॉल करते रहिए ताकि आपको अधिकांश बातें यहीं पर स्पष्ट हो जाए। वैद्युत ऊर्जा मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, इसकी इंग्लिश की टर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको केमिकल एनर्जी बताई। जिस पात्र में वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, बच्चों क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। एक छोटा सा टॉपिक बच्चों यहीं पर एक लाइन मैंने स्पष्ट कर दी, फिर एक बार देख लीजिएगा। जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं बच्चों उसको सेल कहते हैं। इस डिफिनेशन को एक बार देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसी की डिफिनेशंस इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैं उसको नोट कर सकूं। एक बार देख लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस डिफिनेशंस को रख करके इंग्लिश मीडियम की जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बच्चे यहाँ पर डिफिनेशंस को इन्वॉल्व करता हूं। देखिए इसी डिफिनेशंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द विषय इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, रिकॉल करते रहिए ताकि आपको समझ में और ज्यादा आएगा। द वेसल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, द वेसल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मैं यहां पर नोट की देता हूं, कन्वर्टेड into each other is known as cell। तो यह एक न्यू डिफिनेशन हमको मिली है। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्म अगर अपने बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक यूज करते हैं तो बच्चों हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। देखिएगा आगे हम लोग फिर डिफिनेशंस को रिकॉल करते हैं। द वेसल वह पात्र इन विच जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस विद्युत ऊर्जा एंड केमिकल एनर्जी मींस रासायनिक ऊर्जा कन्वर्टेड बदल जाते हैं इनटू ईच अदर एक दूसरे। इस पात्र को हम लोग नाम देते हैं सेल। उम्मीद करता हूं दोनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी, दोनों डिफिनेशंस आपकी समझ में आ गई। अब बच्चों जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं
हम लोग उस बात को एक बार रिकॉल फिर से कर लेते हैं। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म को यूज किया, उसकी एक से अधिक डिफिनेशंस को आपको बताया ताकि सारी बातें स्पष्ट हो सके। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आए, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की जाए, चाहे वो केमिकल एनर्जी की चेंज बात की जाए, दोनों का इंटरचेंज किस तरह से हो सकता है, दोनों के इंटरचेंज के लिए किस सिस्टम का यूज करते हैं, सेल कहते हैं, और सेल की जो भी डिफिनेशंस थी बच्चों मैंने आपको बताई। अपने आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल के टाइप्स की, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं अगली वीडियो में सेल्स के टाइप्स को लेकर के आऊंगा। जो भी सेल्स के अंतर्गत क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और अपना जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स के टाइप्स। तो सेल्स के टाइप्स के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात करते हैं, तब तक इसकी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। उम्मीद करता हूं आज के सारे टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो बच्चों मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आप कमेंट्स करेंगे। अगर किसी अन्य टॉपिक की भी आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप टॉपिक लिख करके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं अतुल कुमार शर्मा अब समाप्ति की ओर जाता हूं। ठीक है, नमस्कार।